और इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा और सारे 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार छीन लिए। तो ये तमाम इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और दूसरा, अगर रेप हो जाए तो उसके परिवार वाले भी उसकी मदद नहीं करते हैं, इज्जत के डर के उसको निकाल देते हैं। तो उसको शेल्टर मिलना चाहिए। 1950 को बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को खत्म करके उन्होंने नया आधुनिक, इस देश को, आधुनिक भारत को एक गणतंत्र बनाया, नया संविधान दिया। उस संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक एक समान है, एक समान। जब बाबा साहब लड़ रहे हैं, जब महात्मा फुले लड़ रहे हैं, जब बिरसा मुंडा लड़ रहे हैं, जब हमारे गाडगे महाराज लड़ रहे हैं, जब बाबा साहब लड़ रहे हैं, भगत सिंह लड़ रहे हैं, तब कौन से प्रेस थी, कौन सा मीडिया था? अभी आप कभी गांव गए हो? दिल्ली के बाहर ही चले जाओ, गांव में आज भी इस देश के अंदर गांव में जातियों के नाम पे मोहल्ले हैं। आप चले जाओ, ये फलानी जाति का, ये दिकड़ी जाति का, उसकी जाति का। आज भी गांव में जैसे शहरों में है, पॉकेट्स क्यों नहीं है, ब्लॉक क्यों नहीं है? ब्लॉक। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम आज़ाद भारत की शर्मनाक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। निर्भया कांड के 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति बेहतर से बदतर होती जा रही है। संस्कृति का तो हम ड्रामा करते हैं, लेकिन उस संस्कृति में महिलाओं को देवी समझकर पूजा जाता है। लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति है वो हम जानेंगे। दिल्ली, देश की राजधानी में यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेके आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। सर, क्यों एकजुट हुए हैं आज आप? जी, आज देखिए 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ था एक बेटी के साथ, और उसके साथ रेप करके और बहुत ब्रूटली तरीके से उसको, बहुत खतरनाक तरीके से उसकी हत्या की गई थी। और वो मामला इतना उछला था कि उसके बाद फिर निर्भया फंड का गठन किया सरकार ने। आज हम पहले तो यहाँ पर उस बेटी को श्रद्धांजलि देने आए और हम भारत सरकार से ये मांग करने आए कि जो निर्भया फंड जो बना था, 1000 करोड़ रुपए हर साल उस फंड में भारत सरकार ने जमा किया था, और पूरे राज्यों को, जिसमें एनसीटी भी हैं, नेशनल टेरिटरी मिला करके जितने भी राज्य हैं, सबकी पुलिस को, सबके राज्यों को, सरकारों को, उसमें उनको 8-10 काम ऐसे सुनिश्चित करने को किए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के उसके शेल्टर के लिए। जो विक्टिम महिलाएं होंगी, जिनके एफआईआर दर्ज होगी, उनको मदद करना, सब रोजगार का, और उनके लिए स्पेशल वो एक मैकेनिज्म बनाना कि जिससे कि उनको विशेष सहायता पहुंचाई जा सके और उनको मुआवजे दिए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये जो उसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 2019 की है, महिला बाल विकास मंत्रालय की स्मृति ईरानी जी की। इस रिपोर्ट में भी यहाँ पर इसमें पैसा दिए बताया गया ब्यौरेवार हर साल, उसमें एक पैसा भी बहुत सारे राज्यों ने खर्च भी नहीं किया है। और तमाम एक आधुनिक तरीके से सिटी को भी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने थे, उनको मुआवजे देने थे, उनको स्किल उनको डेवलप करके उनकी मदद करनी चाहिए थी। क्योंकि बहुत सारे केसों में देखा गया है कि अगर लड़की के साथ उसको हर तरह की मदद मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल मदद नहीं मिली है। और दूसरा, जो महिला वॉलंटियर्स बनाने चाहिए थे, दिल्ली पुलिस को तो विशेष स्पेशल वो फंड प्रोवाइड कराए गए थे, लेकिन एक भी महिला वॉलंटियर नहीं प्रोवाइड कराए गए। और दिल्ली पुलिस को खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जितने सोशल संगठन हैं और जितने सुझाव देने वाले हैं, जो कि इस तरह के केसेस को लाने वाले हैं, उनको विशेष सुविधा, सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और नानकपुरा को उन्होंने कहा था महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी के लिए स्पेशल भवन बने और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, और ये हुआ, आज तक वो नहीं हुआ काम पूरा। हजारों करोड़ रुपया आ चुका है। और फॉरेंसिक लैब पूरे देश में आधुनिक बनाने के लिए था कि भाई जो भी पता चल जाए किस ने किया है, क्या किया है, जो कि जिससे विक्टिम को न्याय मिले और दोषी बचे नहीं। तो ये तमाम काम थे जिसकी वजह से वो निर्भया फंड बनाया गया था। तो आज हम यहाँ पर आए एक श्रद्धांजलि देने बेटी को, और हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और महिला बाल विकास मंत्री जी को हम मेमोरेंडम सौंपने आए। लेकिन क्या वजह है महिलाओं का सम्मान? मोदी जी के भाषणों में महिलाओं का सम्मान गृह मंत्री अपने स्पीच के दौरान देते हैं। आधी रात को महिलाएं सड़कों पर निकल सकती हैं। ऑन पेपर इतना वर्क दिखाते हैं मोदी सरकार या कोई भी सरकार बोले, सरकार जो है पेपर पे तो महिलाओं के लिए तमाम तरीके की पॉलिसी बनाती है, लेकिन ग्राउंड में देखते हैं तो कोई भी इसका असर दिखता नजर नहीं आता। निर्भया कांड के बाद आपको हाथरस कांड पता होगा, मतलब कई केस तो ऐसे जो हमारे सामने नहीं आ पाते। आखिर ऐसी इसकी वजह क्या है?
देखिए, इनकी कथनी और करनी में कुछ अलग वो हैं। जैसे इन्होंने 15 अगस्त को वहाँ पर कहा, प्रधानमंत्री जी ने इसी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा, महिलाओं की बड़ी तारीफ करी, और शाम को होते होते वो जो एक गुजरात की जो बिल्किस बानो, उसके जो सजा याफ्ता जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया शाम वो को। तो ब्राह्मण थे ना सर, वो तो कर्म से संस्कारी थे, उनका अच्छा व्यवहार था जेल के अंदर। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को खत्म करके उन्होंने नया आधुनिक, इस देश को, आधुनिक भारत को एक गणतंत्र बनाया, नया संविधान दिया। उस संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक एक समान है, एक समान ट्रीट किया जाएगा। तो भैया फिर ये ब्राह्मण और ये ठाकुर और ये दलित और ये महिला, ये सब कहाँ से आ गए? ये जब भारत का संविधान कह रहा है कि सारे नागरिक एक बराबर हैं, और कोई जो दोषी है और उसको सजा हो रखी है ऑलरेडी, और वो सजा काट रहे हैं, तो भैया, और वो भी ऐसे गंभीर केस में जिसमें रेप है, और प्लस उसके छोटे बच्चे को, दूध में बच्चे को मार मार के, पटक पटक के मार दिया। इतना रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है, तो उस केस में आप कैसे उनको कैसे बरी कर सकते हो? ये तो बेशर्मी की हद हो गई। देखिए, सबसे पहला जो इनका वो था 2014 का, मुझे याद है आज भी, 2014 का 15 अगस्त इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पहली स्पीच दी थी, उन्होंने मजदूरों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी। लेकिन आज आपको पता है, मजदूरों के 25 कानून खत्म करके इन्होंने 4 लेबर कोड बना दिए, उनकी गुलामी की वो सामने है। मुझे याद है 2014 में इन्होंने जब चुनाव प्रचार कर रहे थे मोदी जी, इन्होंने लाल किला बनाया था नकली टेंट का, और उसमें कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जीतने के बाद पहले लाल किले को बेच दिया, और इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और सारे 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार छीन लिए। तो ये तमाम इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और दूसरा, इनकी तो पहले ही हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। इनके तो दिमाग में जो मनुस्मृति है उसमें तो है ही, ये जो शूद्र हैं, जो अछूत हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपने उन सब चीजों के लिए वोट थोड़ी दिया था, मंदिर के लिए दिया था, मंदिर उन्होंने बना के दिया। देखिए, जिन्होंने दिया था उन्होंने दिया था मंदिर बनाने के लिए, मैंने इनको कभी वोट नहीं दिया व्यक्तिगत रूप से। मैं तो, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं किसको दूं, लेकिन वैचारिक रूप से मैं समझता हूं कि ये तो मनुवाद को लाने वाले हैं, बाबा साहब के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ है। आज से नहीं, पहले से ये खुला चिल्ला रहे हैं कि मनुस्मृति को लाना है, मंदिर बनाने। इन्होंने कभी नहीं कहा कि इन्होंने कोई वैज्ञानिक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने हैं। खुद अम्बेडकर का अनुयायी बोलते हैं खुद को, उन्होंने किताब लिखी है अम्बेडकर एंड मोदी। ये प्रतीकात्मक है ना बहन जी, ये प्रतीकात्मक है। ये तमाम जितने भी है नाम तो लेते हैं, जैसे एक दिल्ली का लाला केजरीवाल, वो भी एक तरफ मोदी, वो बाबा साहब लगा रहा है, एक तरफ वो भगत सिंह को लगा रहा है, और खुद क्या कह रहा है कि भैया मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं हनुमान का कट्टर भक्त हूँ। जबकि बाबा साहब और भगत सिंह दोनों कट्टर बिल्कुल नास्तिक थे। वो बिल्कुल किसी धर्म में, किसी भगवान में कोई उनका विश्वास नहीं था। उन दोनों की फोटो लगा करके, क्योंकि इनको पंजाब जीतना है जिसमें बाबा साहब के 32% वोट हैं और बाकी भगत सिंह के हैं, इनको दिल्ली जीतना है, दिल्ली में करीब 70% वोट बाबा साहब के बच्चों का है। तो इस तरह से इन्होंने भ्रामक करा हुआ। ये सब प्रतीकात्मक हैं, ये लोग मायावी हैं, छलिया मायावी रूप धरते हैं किसी और का, और ये होते हैं अंदर से कुछ और हैं। इसलिए इनकी बातों पर, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमें अभी समझना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं, समझ लो उसका कुछ उल्टा होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। और दूसरा, हमने एक और बात कही है कि एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, क्योंकि देखिए जो महिलाएं जाती हैं ना शहरों में भी, गांव देहातों की तो बात, तो उसमें बहुत स्थिति खराब है। वो जो पुलिस वाले बैठे हैं वो जातिवादी हैं, वो महिला को देखते ही कहते हैं गरीब महिला, आदिवासी महिला हो या गरीब हो, उसको भगा देते हैं कि घर से जा कर के बातचीत कर या इनसे सेटल कर ले, वो केस नहीं दर्ज करते। तो हमने इसमें मांग की है कि विशेष मैकेनिज्म बनाया जाए FIR दर्ज करने के लिए, क्योंकि आज आपके पास पूरा एक आधुनिक सिस्टम है। आप वीडियो मंगाओ और वीडियो मंगा करके पुलिस, सरकार को सेंट्रलाइज ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि उससे जो किसी महिला की कंप्लेंट मिले या उसका कोई वीडियो मिले तो उस पर अपने आप FIR दर्ज करके उस इलाके के थाने को भेज दे। तो FIR दर्ज करने की थाने की जिम्मेदारी को छीनना पड़ेगा, राज्य की जिम्मेदारी को छीनना पड़ेगा। FIR सेंट्रलाइज जमा वो होनी चाहिए पूरे देश में, और वहाँ का एक वेबसाइट हो, कुछ हो, जो कि विक्टिम चाहे लिख करके चाहे मुँह से बोल करके उसमें अपनी पीड़ा बोल दे, और सरकार उसको FIR दर्ज करके उस इलाके की सरकार को और पुलिस महकमे को भेजे कि इस पर कार्रवाई करो। FIR को देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चिंता व्यक्त की है कि देश में एफआईआर नहीं दर्ज होती हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो ये निर्भया फंड कैसे उन तक पहुंचेगा, कैसे उनको मदद मिलेगी। सरकारें उससे कार खरीद रही हैं, उससे अपना आनंद ले रही हैं, सड़कें बना रही हैं, व्यक्तिगत काम कर रही हैं। जिस मकसद के लिए, जिस एम्पावरमेंट, सुरक्षा, न्याय दिलाने के लिए जिन महिलाओं को ये फंड, निर्भया फंड बनाया था, जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य पराजित हो गया, डिफीट हो गया। इसलिए हम सरकार से मांग करने आए कि उसका एक मैकेनिज्म बनाओ और उसको रेगुलेट करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाओ जो कि निर्भया फंड के लिए स्पेशल हो, और किसी महिला का जिसका भी वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर जो कमीशन के लोग हैं उसको इमीडिएट फाइनेंशियली मदद करें और उससे कांटेक्ट करके उसके साथ उसके न्याय की लड़ाई लड़ें। लेकिन कैसे बदलाव आएगा सर? ना आपके साथ मीडिया है, ना प्रशासन है, ना सरकार आपकी बात सुन रही है। कैसे बदलाव लाएंगे आप? देखिए, बदलाव तो ऐसे ही आएगा जब इस देश में क्रांति की, जब इसमें आज़ादी की कहीं से कोई ख्याल आया होगा ना। उस वक्त ना तो मीडिया थे, ना संसाधन थे, ना सड़कें थी, ना रेल था, ना कुछ था। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है ना। आज हम सोशल मीडिया से पहुंच सकते हैं जन जन तक। जब बाबा साहब लड़ रहे हैं, जब महात्मा फुले लड़ रहे हैं, जब बिरसा मुंडा लड़ रहे हैं, जब हमारे गाडगे महाराज लड़ रहे हैं, जब बाबा साहब लड़ रहे हैं, भगत सिंह लड़ रहे हैं, तब कौन से प्रेस थी, कौन सा मीडिया था? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों को मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि ये मीडिया हमारी नहीं सुनेगी। कांग्रेसी छींक भी मारे तो उनको दिखाते हैं, और हम यहाँ पर देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारी बात नहीं सुनते। उधर ही बाबा साहब ने अपनी खुद की प्रेस बनाई, मूक नायक से लेकर के उन्होंने जनता अपना अखबार निकाला, और तमाम उन्होंने अखबार करके अपने लोगों तक पहुँचाते थे। इसीलिए हम भी अपने सोशल मीडिया का वो करके, इस्तेमाल करके अपने लोगों तक पहुँच रहे हैं, और हम करेंगे। जब कमान्यवर कांसीराम लड़ रहे हैं तब कौन सी मीडिया था, कौन सा ये तमाम था, लेकिन आज हमारे पास संसाधन है। आज हम कैसे बदलाव आएगा सर? बहुजन समाज की बात करें, एसटी माइनॉरिटी समाज की बात करें, वो मजदूरी कर सकता है, वो चम्मच से लेके वो बिल्डिंग बना सकता है, वो सेंट्रल विस्टा बना सकता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो डरा सहमा रहता है, वो बोलना नहीं जानता। देखिए, डरा तो इन्होंने दिया है ना। अभी तो ये कुछ भी बोलेगा मजदूर, तो आज उसकी आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज हायर एंड फायर इन्होंने अंदर खाते लाए कर दिया कि मालिक जैसे बोलेगा, अगर कोई उससे बेचारे से गलती हो गई, सीधा भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। 12 घंटे ड्यूटी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया, तनख्वाह आदि कर दी। आज उसको इतना कर दिया कि अपने पेट पालने तक के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो कैसे आवाज़ उठाएगा? उसके लिए हम जैसे लोगों को, या अब दोबारा से भगत सिंह, अम्बेडकर, ये तमाम लोग पैदा करने होंगे, और फिर दोबारा से आकर के मोर्चा संभालना होगा। इस देश में SC ST ही परिवर्तन ला सकते हैं। देखो, बाबा साहब जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो लोग कांग्रेस के पीछे भाग रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने अपना अछूतों का अलग मूवमेंट शुरू किया, अकेले भिड़े। इसीलिए उनको संविधान सभा में और उनको गोलमेज सम्मेलन में इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट कांग्रेस के अलावा प्रतिनिधित्व मिला, जिसकी वजह से हमें अधिकार दिला गए। आज हमें अकेले लड़ना पड़ेगा। आज हमारे पास सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है, टेलीफोन है, मोबाइल है, और हमारे पास आज मेट्रो है। आज हम पैदल भी जा सकते हैं, मेट्रो से भी तुरंत पहुंच सकते हैं। आज हम लड़ेंगे और बहुजन मूवमेंट को जिंदा करेंगे, SC ST की एकता को इकट्ठा करके, और महिलाओं को ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये कहते हैं ताड़ना के अधिकारी, और बाबा साहब ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। और हम भी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सबको इकट्ठा करके दोबारा से इनके विरुद्ध मूवमेंट चलाएंगे, और उनकी राज सत्ता कायम करेंगे। इस देश के बहुजनों की राज सत्ता कायम करेंगे, क्योंकि संविधान में अभी हमारे पास राजा बनने का रास्ता वोट के अधिकार से अभी हमारे पास आसानी से हम बन सकते हैं, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। निर्भया कांड जो है वो फंड में तब्दील हो गया, निर्भया कांड अब निर्भया फंड बन गया है। निर्भया फंड बना दिया इन लोगों ने। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो निर्भया फंड आया था, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, उषा कमेटी करके बनाई थी, उन्होंने फंड इसलिए रखा था कि जो महिलाओं की सुरक्षा होगी उसके लिए वन स्टॉप करके एक वो करा था, क्या कहते हैं कि एक नियम बनाया था वन स्टॉप। उसमें पुलिस भी वहीं पे होगी, वकील भी होंगे, हॉस्पिटल भी, सभी स्वास्थ्य सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज पूरी इंडिया में कहीं वन स्टॉप सेंटर नहीं है। जब और शराब के लिए खास तौर से JS वर्मा ने लिखा गया था कि शराब की दुकानें स्कूलों के सामने, हॉस्पिटल के सामने इधर नहीं होनी चाहिए पास में। आज केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने खास तौर से स्कूलों के सामने ही शराब की दुकानें खोली हैं। सबसे बड़ा नशा जो सरकार को जो आय हो रही है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बलात्कार के लिए फ़ायदेमंद हो रही है। नशे का काम करते हैं और बच्चों से, औरतों से, सबसे ये बलात्कार कर रहे हैं।
बलात्कार का मतलब ये नहीं कि बलात्कार कर दिया और परसों तरसों जो लड़की पे तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंक दिया, वो बेचारी उसकी दोनों आंखें चली गई हैं। ये कहाँ से, मतलब हमारी सुरक्षा हो कहाँ रही है? क्या स्कूलों में, बसों में टिकट देने से महिलाओं को उनकी सुरक्षा हो रही है? कहाँ उनके बाउंसर हैं, कहाँ उनके सेफ्टी गार्ड हैं बसों में? क्यों नहीं वो वहाँ पे स्कूलों के सामने खड़े होते बच्चों के लिए? ये होना था कि सबसे पहले लड़कियों की सुविधा के लिए एक गार्ड होना चाहिए था, रास्ते के लिए भी होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे पैदल जा रहे हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो फंड हो रहा है वो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनसे लीडर जो है अपनी कारें खरीद रहे हैं, अपने ऐश आराम कर रहे हैं। तो हमारी निर्भया फंड है कहाँ? किस बच्ची को इन्होंने आज तक निर्भया फंड दिया? बताओ ये जरा, किसी को हेल्प नहीं दी है इन्होंने। तो ये निर्भया फंड तो दिखावे के लिए है, उससे सरकार को और आमदनी हो गई है। सरकार अपने ऐश आराम में लग रही है। सरकार अपने जो और जगह काम करना चाहिए था सुरक्षा के लिए, वहाँ अपने ऐश आराम में सरकार लगा रही है। चाहे सर, जाति भेदभाव को आप कैसे देखते हैं? जाति व्यवस्था, मतलब हाथरस कांड की अगर मैं बात करूं तो हाथरस कांड को दबा दिया गया। उसके आरोपी मतलब कि अभी उसका परिवार जो है वो निगरानी में रखा जाता है। उसका परिवार मीडिया से बात नहीं कर सकता, उसका परिवार जस्टिस के लिए गुहार नहीं लगा सकता। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि परिवार जो है वो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। जी जी, देखिए इस देश में जाति को इन्होंने शक्ति दे रखी है, जबकि बाबा साहब आर्टिकल 17 में कह गए थे कि वो 26 जनवरी 1950 को कि इस देश से अनटचेबिलिटी ख़त्म की जाती है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी व्यवहार में आपका किसी भी तरीके से जाति नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस देश की जो सरकार बनी, पहली सरकारें बनी, उन्होंने इस देश के संविधान को उसमें पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया। उन्होंने जाति के विरुद्ध कोई मजबूत कानून नहीं बनाया। अगर देखिए, अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं आए होते ना 1989 में, तो इस देश में SC/ST एक्ट भी नहीं मिलता SC/ST के लोगों को, जो कि अपनी वो तकलीफें है ना, मंडल कमीशन भी नहीं मिलता, SC/ST एक्ट नहीं मिलता। वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तब जा करके मिला। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया कि इस देश से जाति व्यवस्था ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, कोई स्कीम्स नहीं चलाई, कोई विशेष इन्होंने पूरे देश के अंदर कोई कैंपेन नहीं चलाया जाति के विरुद्ध। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इस देश की महिलाएं वो जातिवाद में फंस गईं। जबकि ये देखिए, जो अपने आप को ब्राह्मण महिलाएं कहती हैं, उनका ब्राह्मण पति उन्हीं को जनेऊ संस्कार नहीं करता है। महिला का जनेऊ संस्कार नहीं होता है किसी भी। महिला एक अलग वर्ग है। महिलाओं को, जब महिलाओं पर एट्रोसिटी हो तो सब महिलाओं को आके खड़ा होना चाहिए। और देखिए, ये दुख की बात है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, अमेरिका में चाहे जितनी भी मर्जी हो वो हो गई हो, अपनी आधुनिक महिलाएं हो गई, पढ़ लिख करके कहाँ पहुँच गई, मगर अभी तक उस देश की राष्ट्रपति नहीं बन पाई। एक हिलेरी ने कोशिश की थी, उसको भी उन्होंने डिफीट कर दिया। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ये जो महिलाओं के प्रति जो ये नकारात्मक और उसको गुलाम समझना, कमतर समझने की जो ये शैली है, इसको बाबा साहब ने तोड़ा था। मगर इस देश की सरकारों ने उसको ठीक से लागू नहीं किया। ना तो SC/ST को उन्होंने ताकत दी, बाबा ना ही महिलाओं को दी। जबकि बाबा साहब क्या गए थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने प्रेम्बल में सबसे पहली लाइन, इतनी खूबसूरत लाइन लिखी। और आर्टिकल 14 में, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, इस भारत के संविधान का सबसे खूबसूरत अगर कोई आर्टिकल है मूल अधिकार का, तो आर्टिकल 14, जिसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर नागरिक विधि के समक्ष समान है। इतना महान आर्टिकल। तो भैया, इस देश की सरकारों ने आज भी हमें SC/ST क्यों बना रखा है? आज भी महिलाओं को एक अलग वर्ग क्यों माना जा रहा है? अच्छा, महिलाओं में भी जो SC/ST की महिलाएं वो अलग कर दी हैं, और जनरल महिलाएं अलग हो गई हैं, और OBC महिलाएं अलग हो गई हैं। सबसे दुख की बात है कि इस देश की महिलाओं की यूनिटी तोड़ दी है। नहीं तो 50% महिलाओं को इस देश के ऊपर अपनी सत्ता में भागीदारी लेनी चाहिए थी। आज संसद में 50% से ज़्यादा महिलाएं बैठी होनी चाहिए थी, जो कि आज वो अपनी आवाज़ उठाएं, अपने अधिकार की बात करें। आज हमें जंतर मंतर पे भी आए तो आज भी महिलाएं निकलने को तैयार नहीं है। जबकि ये जो देश है जिस पे कि आज की तारीख में हिंदूवाद हावी हो गया है, और वो हर एक उसमें जो हिंदूवाद जो महिलाओं को कमज़ोर समझता है और अपनी उपभोग की बस्ती समझता है, वो आज एट्रोसिटीज़ हो रही हैं महिलाओं के ऊपर। जब उनके ऊपर बलात्कार होता है तो वहाँ जाती हैं थाने में, तो थानेदार उनकी शिकायत नहीं लिखता है जब तक कि कोई प्रदर्शन प्रेशर ना हो। आज कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ खबर आ जाती है तो हाथरस में जाकर के हम भी दिल्ली से जाके प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, इंटरनेशनल नेशनल, जिसकी वजह से FIR दर्ज होती है, कुछ तो कार्रवाई होती है। अगर पहले तो ये था, अगर सोशल मीडिया नहीं था तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता था कि गांव देहातों में क्या हो रहा है। अभी जैसे कल वो हुआ, वहाँ पर लड़का जिसका वो मारा उसको,
अभी पे टीचर ने पीटा था इंदर मेघवाल के, परसों उसके पिताजी के ऊपर, परिवार के ऊपर हमला हो गया कोर्ट से आते समय, वो सब घायल है, पूरा चल रहा है, सारा का सारा चल रहा है। तो ये सब दबाने की, कुचलने की जिसकी शक्ति है, देखिए सरकार उनके पास, मंत्री संतरी उनके, मुख्यमंत्री उनके, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े अधिकारी उनके, पुलिस के थाना अध्यक्ष उनके। सर आप भी तो 85% है, आप क्यों नहीं अपनी भागीदारी ले लेते हैं? देखिए हमें देते नहीं है ना। अभी देखिए जैसे कि बाबा साहब आर्टिकल 124 में वो लिख करके गए थे कि जिस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए वो कह के गए थे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमीशन बनना चाहिए, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने ना बना के 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिया, मतलब उत्तराधिकार जो जज जाएगा अपना करेगा। अगर वो उस समय बना देते उस कमीशन को, जुडिशियल अपॉइंट कमीशन को, तो आज इस देश में जिस तरह यूपीएससी है उसमें जो ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं उसमें 22.5% हमारा रिजर्वेशन होता है। अगर वो बना गए होते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे 22.5% SC/ST के वहाँ पे जज होते तो हमें न्याय मिलता, हमारी आवाज़ सुनी जाती, प्रतिनिधित्व होता। ये प्रतिनिधित्व की बात है। तो कांग्रेस ने और उस सरकारों ने इस कानून को नहीं लागू किया और इसलिए हमें अपना प्रतिनिधित्व, हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, ये ग्रामीण सिस्टम को अभी तक हमने तोड़ा नहीं है। अभी आप कभी गाँव गए हो, दिल्ली के बाहर ही चले जाओ गाँव में, आज भी इस देश के अंदर गाँव में जातियों के नाम पे मोहल्ले हैं। आप चले जाओ, ये फलानी जाति का, ये धिकड़ी जाति का, उसकी जाति का। आज भी गांव में जैसे शहरों में है, पॉकेट्स क्यों नहीं है, ब्लॉक क्यों नहीं है, ब्लॉक के नंबर क्यों नहीं है घरों के, आज भी जातियों के नाम पर क्यों है? भाई आप इस देश की गांव से आज भी आप जाति, मोहल्ले की जातियां नहीं खत्म कर पाए तो आप और क्या करोगे? इसलिए इस देश की व्यवस्था को हमें खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इस देश के 85% जो मान्यवर कांसीराम जी जो एक खूबसूरत सपना देख के गए थे, 1585 का जो उन्होंने लाइन खींच के गए थे इन 15 के विरुद्ध 85 की लड़ाई, और जो उसको बता के गए थे रास्ता की सत्ता पे आना, अब वो सत्ता के रास्ते को हमें SC/ST को नेतृत्व करके बाकी 85% को ला करके हमें इस देश पे अपनी सत्ता कायम करनी होगी। और उसके बाद हम अपना, क्योंकि बाबा साहब भी कह गए थे जब तक तुम अपनी खुद की राजनीति नहीं खड़ी करोगे तो तुम्हें किसी तरह भी कोई ये राजनीतिक पार्टियां तुम्हें न्याय नहीं देंगी, तुम्हारा अधिकार नहीं देंगी, तुम्हें अपनी खुद की राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। इसीलिए मान्यवर कांसीराम जी ने खड़ी करी थी, लेकिन उसमें गलती से वहाँ 15% के वो घुस गए और जिन्होंने कि उस BSP के उस मूवमेंट को, एक महान सपना जो था मान्यवर कांसीराम जी का इस देश पे बहुजनों की सरकार का, वो चकनाचूर हो गया। लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि उस महान सपने को, मान्यवर कांसीराम जी के सपने को हम जिंदा करेंगे, दोबारा जिंदा करेंगे। चाहे बहन जी के हमें पैर पकड़ने पड़े, हम खड़े होकर के उनको कहेंगे नेतृत्व करो और दोबारा से उस महान सपने को जिंदा करेंगे और इस देश में बहुजन सरकार बना के रहेंगे। देखिए, ये थे अज्ञानी जी। तमाम मुखर होकर उन मुद्दों पे बात करते हैं, चाहे ST/SC माइनॉरिटी के हक अधिकारों पे हो, चाहे महिलाओं का हक अधिकार हो। लेकिन एक बात जो इन्होंने कही अपनी बातों में, हमें अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि हाँ, जब तक हमारा कोई मुख्य दर्शक नहीं होगा हम अपना दर्द बयां नहीं कर सकते। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर ST/SC माइनॉरिटी तमाम संगठन, तमाम एजेंडे के तहत अलग अलग तो ग्रुप में बटा हुआ है, लेकिन जब बात आती है राजनीतिक रूप से एकजुट होने की तो वो असफल क्यों होता जा रहा है? अब ये समय आ गया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं को सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हक अधिकारों के लिए ST/SC माइनॉरिटी को अपना सरकार से गुहार लगानी पड़ी है। जातिगत जनगणना हो, कॉलेजियम सिस्टम हो, लगातार सरकार से लोग सवाल पूछते रहते हैं लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। आखिर इसकी असली वजह क्या है? राजनीतिक रूप से बहुजन समाज का पिछड़ना या जातिगत भेदभाव? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि निर्भया कांड जो है वो फंड में तब्दील होता जा रहा है और महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होता जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।